एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 12th का सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। और यहाँ पे टॉपिक कह रहा है कि अगर जो कैपिटलिज्म है वो डोमिनेंट बन जाता है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो जो नेशन स्टेट हैं दे बिकम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म, and that will all live in nation state that we all have a nationality or a national citizenship may appear natural to us today. अब देखिए, अगर कैपिटलिज्म डोमिनेंट हो जाएगा ना, तो उसका कैपिटलिज्म का बढ़ने की वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल फॉर्म्स हैं, उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। जैसे हम देखें, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पासपोर्ट्स वर नॉट वाइडली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। पहले वर्ल्ड वॉर से पहले पासपोर्ट का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता था इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। इनफैक्ट इन मोस्ट एरियाज जो बहुत कम पीपल थे जिनके पास ये पासपोर्ट होता था। सोसाइटीज़ जो थी दे वर नॉट ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दीज लाइंस, हमेशा से इस तरीके की नहीं थी ऑफ कोर्स। सो द नेशन स्टेट पर्टेन्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड। तो आप नेशन स्टेट को किस तरीके से अलग कह सकते हैं कि नेशन स्टेट क्या हुआ, जब एक ये नेशन वाली भावनाएं ज़्यादातर इमर्ज आउट होनी शुरू हुई थी एंड सबको अपना नेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया था, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, तब ज़्यादा प्रचलन हो गया था ये पासपोर्ट एंड ऑल का। सो गवर्नमेंट हैज़ सवरेन पावर, गवर्नमेंट पे सवरेन पावर है। सवरेन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो वो सवरेन कहलाता है। तो गवर्नमेंट हैज़ सवरेन पावर विद इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया एंड द पीपल आर सिटीजन ऑफ सिंगल नेशन। तो गवर्नमेंट के पास सवरेन अधिकार है, कंप्लीट अधिकार है कि उसका जो टेरिटोरियल एरिया है जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, जहाँ की वो गवर्नमेंट है, तो वो उस चीज़ के लिए नियम वगैरह निर्धारित कर सके, उनके सिटीजन्स के लिए नियम निर्धारित कर सके। जैसे हम इंडिया है तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन के लिए नियम निर्धारित कर सकती है। सो नेशन स्टेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जो नेशनलिज्म की भावना आई ना, वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है ये टर्म जो है नेशन स्टेट से। So the principle of nationalism assumes that any set of people have a right to be free and exercise sovereign power. So it is an important part of rise of democratic ideas. It must have struck you that the practice of colonialism and the principle of nationalism and democratic rights are contradictory. अब देखिए, इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत सिंपल है कि जो कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिस चल रही थी उसी समय डेमोक्रेसी की बात चल रही थी, उसी समय नेशनलिज्म की बात चल रही थी। अब ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे की एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कहाँ कॉलोनियलिज्म, दूसरे बंदे आके यहाँ पे रूल करेंगे, कहाँ नेशनलिज्म, ये देश हमारा है, और कहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स की पीपल को चूज़ करने का आज़ादी होना चाहिए, वो किसको अपनी सरकार बनाना चाहता है। So, for colonial rule implied foreign rule such as British rule over India. नेशनलिज्म का मतलब था क्या था कि जो पीपल ऑफ इंडिया थे, जो कॉलोनाइज सोसाइटीज़ के थे, वो नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर थी। इंडियन नेशनल लीडर्स वर क्विक टू ग्रास्प दिस आयरनी। और जब ये अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाना लिखाना शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने हमें मॉडर्न एजुकेशन दी, तो एजुकेट होते ही हमारा दिमाग ना चारों तरफ चलने लग जाता है। हम वो देख पाते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती है। तो हमने क्या देखा, ये ब्रिटिशर तो अपनी किताबों में बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड ऑल, इन सब चीज़ों की। बट असल में क्या है, सच्चाई क्या है कि वो चीज़ जो है वो हमको प्रैक्टिकली तो नहीं दिख रहा था ना। सो दे डिक्लेयर दैट फ्रीडम या जो स्वराज है वॉज देयर बर्थ राइट। कि जो पीपल थे, उन्होंने, जो नेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि फ्रीडम स्वराज उनका बर्थ राइट है एंड फॉट फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि ये किन का डायलॉग है, किन्होंने ये वाक्य का प्रयोग किया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। जानते ही होंगे आप उनका नाम, बहुत ही महान व्यक्ति हैं वो। सो नाउ द टॉपिक इज 1.2, दैट इज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, यानी कि जब शहर बनने शुरू हो जाते हैं, शहर बसने शुरू हो जाते हैं, वो अर्बनाइजेशन है। एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे असर पड़ता है।
कॉलोनियल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, कॉलोनियल एक्सपीरियंस भाई ज़्यादातर तो ब्रिटिशर से ही हुआ है, बाकी भी छोटी मोटी कॉलोनी आई ही थी, फ्रांस थे, डच थे, तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस में आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू एमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, कि जब प्रोडक्शन मशीन पे होने लगता है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। अब बेस्ड ऑन यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज, अब देखो मशीन हो गई, एंड इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है जिसमें लाइफ नहीं होती, लाइफलेस। तो इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज जैसे कि स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी। So, in most standard Western technology of sociology, we learn that in even the most advanced traditional civilization, बहुत सारे लोग जो थे वो engaged थे वर्किंग ऑन द लैंड। वर्किंग ऑन द लैंड बेसिकली जो एग्रीकल्चर वगैरह है उसकी हम बात कर रहे हैं। भाई अगर सब लोग इंडस्ट्री में बैठ के लोहा और मिनरल बनाने लग जाएंगे तो फूड रिसोर्सेज कौन बनाएगा? भाई खाने को हम लोहा तो नहीं खा सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमेशा देखने को मिलते हैं। लाइफ हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। नेचर बहुत सही चीज़ है, हमें पता भी नहीं चलता कैसे किस तरीके से वो क्या चीज़ें बैलेंस आउट कर देता है। So, the relatively low level of technological development did not permit more than a small minority to be freed from chores of agricultural production. By contrast, a prime feature of industrial society today is that large majority of the employed population work in factories, offices and shops rather than agriculture. बट अब क्या है, अब थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। इस समय हम क्या देखते हैं कि अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड का देखें तो लोग इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम देखो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल वर्क ही करती है। सो वर 90% ऑफ द पीपल इन द वेस्ट लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो वेस्ट की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द पीपल जो है ना वो टाउन्स में, सिटीज़ में जीते हैं। वेयर मोस्ट जॉब्स आर टू बी फाउंड एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड, जहाँ पे भाई काफ़ी जॉब्स हैं। आज भी आप देखिए विदेशों में काफ़ी नौकरियां हैं, इसीलिए इंडियन जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे हों चाहे पढ़े लिखे ना हो, उन सब के लिए कुछ ना कुछ काम उन्हें मिल ही जाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो विदेशों में सेटल हो जाएं। सो नॉट सरप्राइजिंगली देयरफॉर वी यूजुअली एसोसिएट अर्बनाइजेशन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब देखो शहरीकरण हुआ तो शहरों में क्यों जाना शुरू हुए लोग? क्योंकि इंडस्ट्रीज लगी, वहाँ पे काम आया, जहाँ काम आता है वहाँ पे इंसान जाएगा ही जाएगा। तो वी ऑफन हम इन दोनों को ना कनेक्ट कर देते हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़रूर कोई ना कोई तकड़ा रिश्ता है। सो दे ऑफन डू अकर टुगेदर बट नॉट ऑलवेज सो। देखो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक साथ दिखते हैं बट हमेशा नहीं है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम और हमेशा का मतलब अलग होता है, तो वो हमको दिमाग में अपने सेटल आउट करके रखना है। सो फॉर इंस्टेंस इन ब्रिटेन द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो द अर्लीस्ट टू मूव फ्रॉम बींग रूरल टू अर्बन कंट्री। अब देखो ब्रिटेन पहला ऐसा सोसाइटी है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और काफ़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और यही मतलब अर्लीस्ट कंट्री है जो रूरल से अर्बन कंट्री में तब्दील हुई। तो वी कैन डेफिनेटली से कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हमको एसोसिएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। देखिए दो तस्वीरें यहाँ पे, जयपुर, चेन्नई, दोनों ज़्यादा हैं, मुंबई। सो ये तीन तस्वीरें हैं। सो अब इनके बराबर में एक प्यारा सा पैराग्राफ दे रखा है कि 1800 में लगभग 20% ऑफ पॉपुलेशन वो टाउन से सिटीज़ में रहते थे एंड ऑफ मोर देन 10,000 इनहेबिटेंट्स। बाय 1900 ये जो पॉपुलेशन थी दिस बिकम 74%। कैन यू इमेजिन 20% से 74%? इट्स एक्सट्रीम। जो कैपिटल सिटी थी लंदन वॉज होम टू अबाउट 1.1 मिलियन पीपल। लगभग 11 लाख लोग जो थे 1800 में रहते थे लंदन में, एंड इट ग्रेजुअली इंक्रीज टू 7 मिलियन बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखो 11 लाख से पॉपुलेशन 70 लाख हो गई, क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। हमने बचपन में पढ़ा था, 9th या शायद 10th में था चैप्टर, जिस तरीके से लंदन की बसावट हुई थी उसमें कितने सारे लोग आके रहने लग गए थे। सो लंदन वॉज देन बाय फार द लार्जेस्ट सिटी एवर इन द वर्ल्ड। एक वास्ट मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल, फाइनेंशियल सेंटर हो गया था, हार्ट ऑफ द स्टिल एक्सपैंडिंग ब्रिटिश एम्पायर। ये एंथनी गिडन्स जो हैं उन्होंने, उनकी बुक का पार्ट है ये। सो ये लंदन के बारे में है।
देन इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, बट उसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।